हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका ग्रेविटेशन चैप्टर का है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वेइंग द अर्थ यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा। हमें यहाँ पे क्या करना है, अर्थ का मास मेजर करना है। उसके लिए हमें यहाँ पे डेटा गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ये दे रही है 9.81। रेडियस ऑफ अर्थ हमें गिवन है। डिस्टेंस टू द मून भी हमें गिवन है। डिस्टेंस टू द मून का मतलब ये है कि मून और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3.84 इंटू 10⁸ मीटर है। ठीक है, लेकिन बच्चों ये जो डिस्टेंस होता है हमेशा याद रखना, ये जो डिस्टेंस मीजर किया जाता है सेंटर टू सेंटर मीजर किया जाता है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से मून के सेंटर का डिस्टेंस है। हमेशा इसी तरीके से ये डिस्टेंस आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है एंड द टाइम पीरियड ऑफ द मून रिवॉल्यूशन इज 27.3 डेज। तो यहाँ पे मून रिवॉल्व कर रहा है, तो वो जो पूरा एक कंप्लीट चक्कर काट देता है, पूरा एक वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम लेता है 27.3 डेज लेता है। ठीक है, तो जब कोई भी प्लैनेट या कोई भी सैटेलाइट, या मून क्या है हमारे अर्थ का सैटेलाइट है, तो मून जो एक चक्कर काटने में जो टाइम लेता है उसे 27.3 डेज ले रहा है, तो उसे टाइम पीरियड बोला जाता है। ठीक है, टाइम पीरियड ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं, इस टाइम पीरियड को जो है ये डेज में दे रखा है तो इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 डेज में 24 आवर होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ऑब्टेन द मास ऑफ द अर्थ इन 2 डिफरेंट वेज। हमें यहाँ पे अर्थ का मास कैलकुलेट करना है, लेकिन 2 डिफरेंट वेज में कैलकुलेट करना है। ठीक है, 2 अलग अलग तरीकों से कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखो पहला मेथड क्या है। देखो सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो एक्सेलरेशन ये जो हमें गिवन है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपकी यहां से लेकर के यहां तक ये रेडियस ऑफ अर्थ है। ये अगर किसी मान लो जैसे ये अर्थ है और अर्थ का जो सरफेस है यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, GME ये मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। अब हमें मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है ना, मास ऑब्टेन द मास ऑफ अर्थ ME इन 2 डिफरेंट वे। तो इस फॉर्मूले से हम मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, RE रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर और ये डिवाइडेड बाय G यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको दे रखा है 9.81 इनटू रेडियस ऑफ अर्थ आपको दे रखा है 6.37 इंटू 10⁶ इसका होल स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब दे रखा है यहाँ पे ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू होती है लर्न होनी चाहिए आपको, 6.67 इंटू 10⁻11 है। ओके, अब देखो बच्चों अगर आप इसे सॉल्व करते हो ना, देखो अगर मैं सॉल्व करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, कैलकुलेटर से भी किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। इसे जब सॉल्व करोगे तो 5.97 इंटू 10⁻24 kg आएगा। देखो एक चीज़ बताता हूं, ये आपकी NCERT की बुक है। देखो NCERT ने यहाँ पे मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला लिखा है, डायरेक्ट लिखा है ये। तो ये कितना लिखा है, GRE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई GRE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई G। ठीक है, तो उसे इस तरीके से मॉडिफाई करना था। ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ये फॉर्मूला तो खुद ही बन जाता है, ये याद होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है 5.97 इंटू 10⁻24 kg आ रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5.97 इंटू 10⁻24 kg। अब ये तो हमने मास ऑफ अर्थ तो हमने कैलकुलेट कर दिया, लेकिन अब हमें मास ऑफ अर्थ को किसी दूसरे मेथड से कैलकुलेट करना है। अब वो दूसरा मेथड क्या होगा, देखो हमारी अर्थ क्या करेगी, इस मून में इधर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून। सपोज करके मून का जो मास है वो स्मॉल m है और ये जो अर्थ का मास है वो कैपिटल ME था। यहाँ पे ME से हमने इसे डिनोट किया था, यहाँ पे जी ME। ठीक है, लेकिन इसे हम स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको इस फोर्स का पता करना है कि अर्थ इस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तो उसका फॉर्मूला होता है GMEM डिवाइडेड बाय इनका जो सेंटर से सेंटर का जो डिस्टेंस है, जो कि हम यहाँ पे R दे रखा है हमें, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, R का स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स को एक और मेथड से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। देखो ये फोर्स इधर लग रही है, तो इस फोर्स की वजह से इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी इस मून पे क्रिएट होता है। तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है, अगर आप इस मास के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देते हो ना, जैसे m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी जो वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के ही इक्वल आती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, मास ऑफ मून और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम आती है। ग्रेविटेशनल फोर्स इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो, इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब इससे आगे देखो क्या होगा,
यहाँ m से m तो आपका कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जी एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का टॉपिक पढ़ रखा है प्रीवियस जो चैप्टर है आपके, वहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपने पढ़ा होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है उसका अगर आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको उसकी वेलोसिटी, जो उसकी वेलोसिटी है वो यहाँ पे लिखनी है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे यहाँ पे लिखना है, ठीक है, और वेलोसिटी का स्क्वायर करना है। तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख देंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जगह में v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। इतना समझ में आया? अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका जी एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब ये जो वेलोसिटी है ना, देखो हमें फॉर्मूले में ये मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ मून है, ये वेलोसिटी तो कहीं पे गिवन ही नहीं है हमें। यहाँ पे क्या वेलोसिटी गिवन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी हमें गिवन नहीं था, इसीलिए तो मैंने ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर दिया इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन मून का वेलोसिटी भी हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, तो मुझे इसे भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, वेलोसिटी, मान लो कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है, उसकी अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी। आर मतलब इस ऑर्बिट का जो रेडियस है यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है आर, और जो इस ये जो मून यहां रिवॉल्व कर रहा है ना, तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में भी पता होगा, नहीं पता तो बच्चों ये लेक्चर मैंने पढ़ा रखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस टॉपिक को देख लेना, ठीक है। तो v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होता है, तो यहाँ पे आर इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जी एम ई, ये आर का स्क्वायर हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा, ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर से ये आर कट जाएगा, तो यहाँ सिंगल आर बच जाएगा, ठीक है। अब देखो इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, एम ई जी एम ई डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, और यहाँ एक आर बचेगा। अब देखो ये ओमेगा का स्क्वायर है ना, तो ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो भी बता देता हूँ आपको, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड होता है, क्योंकि यहाँ पे इसे भी हमें रिप्लेस करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी हमें गिवन नहीं है, ठीक है, लेकिन टाइम पीरियड हमें गिवन है, ठीक है। इसीलिए जो एंगुलर वेलोसिटी की जगह में क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन टी आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पुट कर देंगे, ये 2 पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर, ये टाइम पीरियड है आपका। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका जी एम ई डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर, ये 2 टू ज़ा, देखो ये 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है? अब देखो ये मास ऑफ अर्थ हमें कैलकुलेट करना है, तो मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर, ये आर स्क्वायर इंटू आर कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। और बच्चों ये जो g है, g भी नीचे आ जाएगा, ठीक है, g भी तो नीचे आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका जी टी का स्क्वायर। अब देखो एनसीईआरटी ने देखो मास ऑफ अर्थ के लिए ये फॉर्मूला बता रखा है आपको, ये तो डायरेक्ट कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, तो देखो ये है 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, और ये है आपका g मास ऑफ जी टी स्क्वायर, तो ये देखो जी टी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। अब देखो मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू क्या होता है आपका 4 लिखना है, ये पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 का होल स्क्वायर, ये रेडी आर दे रखा है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.84 इंटू 10 की पावर 8, यहाँ सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस, ठीक है, 3.84 इंटू 10 की पावर 8, इसका क्यूब, यहाँ क्यूब हो रखा है। जी का वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और ये टाइम पीरियड ये है, ठीक है, इस वाले को, ये जो सेकंड में, इसीलिए मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया था, इस वैल्यू को लिखेंगे हम यहाँ पे 27.3 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 है, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड का भी स्क्वायर हो रखा है। अब देखो इसे अगर आप सॉल्व करते हो ना, तो देखो इसका जो आंसर आता है, इसका आंसर इतना आता है, ये जो मास ऑफ अर्थ लिखा है देखो यहाँ पे 6.02 इंटू 10 की पावर 24 लिखा है ना, तो ये इतना आता है 6.02 इंटू 10 की पावर 24 kg। लेकिन देखो बच्चों मास ऑफ अर्थ यहाँ पे इतना आया और मास ऑफ अर्थ यहाँ पे इतना आया, थोड़ा सा डिफरेंस है वैल्यू में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दो डिफरेंट मेथड से हमने इसे कैलकुलेट किया। यहाँ पे भी देखो ये 10 की पावर 24 है, यहाँ पे भी 10 की पावर 24 है, तो ये जो 5.97 है यहाँ पे बस 6 लिखा हुआ है, 6.02 लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट सेम ही है। देखो एनसीईआरटी ने भी यहाँ पे लिखा हुआ है, बोथ मैथड यील्ड ऑलमोस्ट द सेम आंसर, द डिफरेंस बिटवीन देम बीइंग लेस देन 1%, मतलब इनमें जो डिफरेंस आ रहा है ना वो 1% से भी कम का डिफरेंस आ रहा है।
तो फिजिक्स में अगर थोड़ा बहुत आंसर आपका ऊपर नीचे हो भी जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आंसर आपका सही माना जाता है। ठीक है, वैल्यू थोड़ी बहुत कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम सही माना जाता है अगर थोड़ा बहुत आंसर ऊपर नीचे है भी तो यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो वो ये भी 6 ही है, मतलब दोनों सेम ही आ रही है वैल्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है।